पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो आपको जानना है वो है रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करें तो जैसे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन व्यक्ति करा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराने का क्या क्या ऑप्शंस होता है, यानी कि कौन से व्यक्ति लाइएबल होते हैं जो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जीएसटी यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन, इसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टीन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी आईएन यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ये असाइन होता है। और यह जीएसटी आईएन नंबर 15 डिजिट का होता है जो पैन पर आधारित। देखिए इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले भी हम लोग टैक्स जमा करते थे, तो उस समय हमको जीएसटी आईएन नंबर नहीं प्राप्त होता था। उस समय हमको टीन मिलता था, टीन नंबर मिलता था। जो पहले हम लोग टैक्स देते थे, जीएसटी के पहले की बात हो रही है, जो पहले हम टैक्स देते थे उसको टीन बोला जाता था। और टीन का पूरा नाम होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके पहले जो है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। और कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार जब हमारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में जीएसटी आईएन नंबर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है। और कह रहा है कि यह जीएसटी आईएन नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है जो पैन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? पैन पर आधारित होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि जैसे जो आपका जीएसटी आईएन नंबर होता है वो टोटल 15 डिजिट का होता है जिसमें पेन नंबर पे आधारित होता है। जैसे कि अगर आपको जीएसटी नंबर आपको दे दिया जाए और उसमें से कह दिया जाए कि इसमें से पेन नंबर आप छांट करके निकालिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि पेन नंबर क्या बनेगा? इसका एक जीएसटी नंबर के माध्यम से हम पेन नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी कि पैन नंबर पे ही आपका आधारित होता है क्या? आपका जीएसटी आईएन नंबर। तो जैसे कि हर राज्यों का जैसे क्या होता है, अलग अलग स्टेट कोड होता है। जैसे कि अपने स्टेट का कोड क्या है? 09 से स्टार्ट होता है, ठीक है। बिहार का है तो 10 से स्टार्ट होता है। ऐसे तमाम राज्य हैं जिनका जीएसटी का जो स्टेट कोड होता है वो बिल्कुल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम कैसे समझेंगे? तो जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ के फॉर्मेट दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जीएसटी का, जिससे कि हमको आइडिया मिल सके कि जीएसटी आईएन नंबर होता क्या। तो स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट होता है उसको स्टेट कोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टेट कोड के नाम से जाना जाता है। और हर स्टेट का कोड क्या होता है? अलग अलग होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, ये आपके स्टेट कोड को इंडिकेट करता है। इसके बाद से यहाँ पे जो पेन नंबर लिखा हुआ है, तो पेन नंबर में स्टार्टिंग का 5 लेटर आपका क्या होता है? अल्फाबेटिकल होता है। और उसके बाद से 4 लेटर आपका क्या होता है? नंबर होता है। और 1 लेटर आपका अल्फाबेटिकल होता है। ये टोटल पेन नंबर आपका 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का आपका पेन नंबर होता है। और इसके बाद से आपका एंटिटी कोड होता है, इसके बाद से ब्लैंक होता है, इसके बाद से चेकसम डिजिट होता है। जैसे कि हम एक जीएसटी नंबर आपको लिख करके बता देंगे। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा है ना, मैंने यहाँ पे भर दिया 09 ये अपने स्टेट का क्या है? कोड है। ये उत्तर प्रदेश स्टेट का कोड है। इसके बाद से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए पी यम कम हो जाएगा। इसके बाद से पी ए पी एम पी भी, और यहां से मैंने भर दिया 1231 और एक्स के जगह पे यम हो जाएगा 1 और आपका जेड और डी। यही आपका जीएसटी नंबर होता है, ठीक है ना। ये अपने संस्था का जीएसटी नंबर है। जैसे 09 जो दिया हुआ है, 09 हमारे उत्तर प्रदेश का कोड है। उत्तर प्रदेश, चूंकि हमारे स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जब भी स्टेट कोड आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 09 होता है। समझ में आ रहा है ना। और इंडिया कंट्री कोड क्या है? 91 है, ठीक है ना। ये ध्यान देना चाहिए आपको। इसके बाद से यहाँ से हमारा पेन नंबर दिया है ए पी एम पी भी 1231 यम, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा पेन नंबर होता है यम तक।
और बाकी इसको जो बोला जाता है एंटिटी कोड बोला जाता है। और ये हमारा ब्लैंक होता है और ये हमारा चेक सम डिजिट होता है। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि अलग अलग राज्यों का कोड क्या होता है, स्टेट कोड क्या होता है? तो इसको मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम पे ऐसे सर्च करिएगा, इंडिया कंट्री, इंडिया कंट्री ऑल स्टेट कोड, ऐसे सर्च करिएगा, आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में दिखा देगा। देखिए इसमें सब बता दिए। जम्मू कश्मीर का क्या है तो 01 है, हिमाचल प्रदेश का 02 है, पंजाब का 03 है, चंडीगढ़ का 04 है, उत्तराखंड का 05 है, हरियाणा का 06 है, दिल्ली का 07 है, राजस्थान का 08 है, उत्तर प्रदेश का 09 है और बिहार का 10 है। और वही सिक्किम का 11 है, अरुणाचल प्रदेश 12 है, नागालैंड 13, 14, 21 का है, मणिपुर का है। और यहाँ पे मिजोरम का 15 दिया है, त्रिपुरा का 16 दिया है। ये सब समझ में आ रहा है ना? ये सब आपके जीएसटी के कोड है, स्टेट के कोड है सब अलग। क्या लिखा है? जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट और स्टेट यूनियन टेरिटरी नेम, मतलब इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और अपना स्टेट भी शामिल है। ये सारे स्टेट के अलग अलग यहाँ पे कोड आपको मेंशन किया गया। और ये कब जरूरत पड़ेगी? तो जब आप एंट्री करेंगे, जब वाउचर की एंट्री करेंगे, उस केस में आपको जब जीएसटी नंबर आप फिलअप करेंगे तब आपका गलत होगा, तब जाकर के आपको यहीं से सुधार करने का ऑप्शन मिलेगा। ताकि देखिए जैसे प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जीएसटी में अगर आपका जीएसटी नंबर गलत हो जाता है तो आपका टैक्स वगैरह नहीं उठाता, ये दिक्कतें होती है। तो जैसे कि मान के चलिए कि बिहार राज्य का हम जो है एंट्री कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य का जीएसटी लगाएंगे तो वो जीएसटी मैचिंग करेगा नहीं, तो आपका ट्रांजेक्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करने से पहले उसके स्टेट कोड, उसके जीएसटी नंबर को हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के हमको दिक्कत हो जाएगी, वाउचर की एंट्री हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा जाकर के लैब में और इसको पूरा कॉपी में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? अब चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? रजिस्ट्रेशन तक मैंने अभी आपको बताया कि पहले 3 चलता था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चलता था। लेकिन जब ये जब हमारा स्टार्टिंग में जब जीएसटी आ गया 1 जुलाई 2017 को, जब मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, तब जाकर के जीएसटी आईएन नंबर हमको प्रोवाइड किया गया, जो 15 डिजिट का होता है और पेन नंबर पे आधारित होता है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये लिखा हुआ है लाइबिलिटी टू रजिस्टर। क्या दिया है? लाइबिलिटी टू रजिस्टर। और कह रहा है कि थ्रेज होल्ड लिमिट, देखिए कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। इसमें बता रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। यहाँ पे एक शब्द आया है टर्नओवर। टर्नओवर के बारे में कोई बताएगा? टर्नओवर क्या होता है? बताओ दीपक, पढ़ाया गया 3 बजे के बैच में। टर्नओवर किसी को नहीं पता है? हाँ, जैसे कि मान के चलिए 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक हम अपने बिजनेस में कितने रुपए का मैंने सेल किया, हर बार बीच टाइम टर्नओवर बोलते हैं। एनुअल टर्नओवर उसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक हम अपने बिजनेस में क्या, कितने रुपए का मैंने प्रोडक्ट सेल किया या कितने रुपए का मैंने टर्नओवर किया, ठीक है, या कितने रुपए का मैंने गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया, उसी को हम टर्नओवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और कह रहा है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया। इसमें 2 शब्द और आपका बढ़ गया, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। तो टैक्सेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा गुड्स या सर्विस जो सेल करते समय हम टैक्स लेते हैं, ऐसे गुड्स या सर्विस को हम टैक्सेबल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना?
जैसे कि मान के चलिए कि हम कीबोर्ड बेच रहे हैं, तो कीबोर्ड पे हम 10% जीएसटी ले रहे हैं, 5% हम टैक्स ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए टैक्सेबल का राज है। समझ में आ रहा है ना। और एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि जिसपे जीएसटी हो ही ना, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल क्या हो, जीरो, उस पे जीएसटी बिल्कुल लगा ही ना हो, ठीक है, तो उसको हम एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। और यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट सप्लाई। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो आयात हम करते हैं, जो भी आयात हम क्या करते हैं, गुड्स को अपना सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो कह रहा है कि इसमें शामिल किया गया है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित होती है। अब इस आधार पे सबको बांटा गया, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किसके लिए मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसे बिजनेस हैं जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए नियम लगा दिया गया कि आपको इतने रुपए का टर्नओवर करना है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसकी वैल्यू मतलब उसकी नियम को क्या कर लेते हैं, ये पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो कह रहा है कि उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत, एनुअल एग्रीगेट की बात हो रही है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक वो अपने बिजनेस में जो भी टर्नओवर करते हैं, उसके अंतर्गत अगर मान के चलिए कि वो टैक्सेबल गुड्स को सर्विस करते हैं, वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, या एग्जेम्प्टेड करते हैं, या एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं, इन तीनों ऑप्शनों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया। और फिर कह रहा है यहाँ पे कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित होती है। मतलब हम कैसे ये पहचान करेंगे कि किस व्यक्ति के लिए कितना टर्नओवर होता है, तो यहाँ पे एक चार्ट बना करके आपको दिया है। इसमें पहला दिया हुआ है रीजन और दूसरा दिया है टर्नओवर थ्रेशोल्ड। मतलब कि मान के चलिए इसमें 2 कैटेगरी आपका बना हुआ है, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना हुआ है और द रेस्ट ऑफ इंडिया बना हुआ है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट, देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारा राज्य दिया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुरम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। और इनके लिए गवर्नमेंट ने कितना अथराइज किया है, आपका लिमिट कितना होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। देखिए अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है, ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जगह तो अपना बोलेंगे। बिजनेस इंडिया कंट्री के अंतर्गत अगर इन स्टेटों में अपना बिजनेस को किया है, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो इंडिया कंट्री के अंतर्गत इन स्टेटों के अंतर्गत अपना वो बिजनेस किया है और एक एनुअल में वो टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए का करता है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कम मतलब अनिवार्य किया गया है कि 20 लाख रुपए आपके लिए अनिवार्य है, अगर उससे कम होगा तो भी आपको कराना होगा, उससे ज्यादा होगा तब भी आपको करवाना होगा। लेकिन एक आपको दिया गया है, मैंडेटरी है कि अगर आप 20 लाख रुपए का तक का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कम है तो भी कराएगा और ज्यादा है तो भी कराएगा। अब ऐसा नहीं ना कि गवर्नमेंट जैसे मान के चलिए ये इन प्रदेशों में इन्होंने बिजनेस डाल रखा है और मान के चलिए कि एक एनुअल में इन्होंने मतलब मात्र 10,000 रुपया का इनकम की, मान के चलिए कि 10,000 रुपये का अपना क्या किया इन्होंने, टर्नओवर किया, तो ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट इनको छोड़ देगा, ठीक है तो रहने दो, तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करो, इनको भी कराना है। लेकिन अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका टर्नओवर 20 लाख है तो आपको कराना ही कराना है। समझ में आ रहा है ना, इसको कराना ही कराना है। बाकी इन स्टेट को छोड़ करके शेष इंडिया कंट्री में जो भी स्टेट आपके बचेंगे उनके लिए दिया गया कितना रुपया, 40 लाख रुपया। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो जाएगा, बिहार भी शामिल हो जाएगा। अब जो राज्य इसमें आपका छूटा हुआ है वो राज्य सारा का सारा आपके इसमें आ जाएंगे, द रेस्ट ऑफ इंडिया में आ जाएंगे। मतलब शेष राज्यों को दिया गया लिमिट कितना, 40 लाख रुपए। अगर 40 लाख से कम है तो भी कराएंगे और 40 लाख से ऊपर है तो भी कराएंगे। लेकिन हाँ सब, लेकिन 40 लाख क्यों दिया गया, तो 40 लाख मैंडेटरी है। अब दोनों में अंतर अगर समझा जाए तो 20 लाख कम क्यों दिया गया है और 40 लाख ज्यादा क्यों दिया गया, सर दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। सर ये बताइए, इसका आपने 20 लाख बताया, इसका आपने 40 लाख बताया, ऐसा रीजन क्या है, दोनों को हम 40 नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो देखिए जैसे कि अगर हम इस स्टेट के बारे में बात करें तो यह जो स्टेट होता है इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है,
इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कह देगा क्या कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन न करो, तुम जीएसटी इनको जमा न करो? क्योंकि मैंने जीएसटी के इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ये एक प्रकार की गवर्नमेंट की इनकम। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप हर तरीके से सक्षम नहीं है और आपका टर्नओवर बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक साल में 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको जीएसटी देना है, ये लाइएबल है आपके लिए। तो भले से आप कितना कमाइए मतलब उससे नहीं है, लेकिन आपको जीएसटी देना ही देना। लेकिन हाँ यही है कि आपके लिए हम 20 लाख कर सकते हैं और बाकी स्टेट के लिए हम 40 लाख दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि 2 बच्चों ने एडमिशन लिया, या फिर मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन बच्चों के पास उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है वो बच्चे अपना इंस्टॉलमेंट छोटा करवा लेते हैं। सर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन हम इंस्टॉलमेंट 1500 नहीं दे पाएंगे, सर हमारे लिए 1000 रुपए की व्यवस्था आप कर दें। तो चूंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं ना, कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनका इंस्टॉलमेंट हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि वो भी बच्चा आपके साथ पढ़ाई कर सके। तो मान के चलिए कि उनका ऑफर क्यों दिया गया, क्योंकि उनको ऑफर इसलिए दिया गया क्योंकि वो 1500 ना दे पाएगा ना अपना पढ़ पाएगा, और थोड़ा सा अगर हम उसको रिलैक्सेशन दे देंगे तो बच्चा टाइम से फीस भी जमा करेगा और अदर बच्चों में वो भी शामिल होकर के पढ़ पाएगा। तो सेम वही कंडीशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी अप्लाई किया। मतलब जो स्टेट ऐसा है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जहां पे बहुत से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और वहां पे सेल की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, टर्नओवर उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट बोला है कि आपके लिए मैंडेटरी है कि मात्र 20 लाख रुपए आपको इनकम होना चाहिए। आप एक साल में अगर संभवतः 20 लाख रुपए तक आप इनकम करते हैं, अपने बिजनेस से टर्नओवर करते हैं, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये अनिवार्य कर दिया गया 20 लाख रुपए। अगर उससे कम है तो भी कराना होगा, उससे ज्यादा है तो भी कराना होगा। समझ में आ रहा है ना? अब अगला जो दिया वो आपका 40 लाख वाला, यानी कि इन स्टेट को छोड़ करके शेष जो भी स्टेट बचेगा उन सभी स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने कितना एथराइज किया है? 40 लाख रुपए एथराइज किया कि आपकी आर्थिक स्थिति उसकी अपेक्षा बहुत ही अच्छी है। समझ में आ रहा है ना? और आपके क्षेत्र में क्या है, बाढ़ भूकंप के खतरे नहीं है, आपकी आबादी भी अच्छी है, इसलिए हम आपसे 20 लाख नहीं करेंगे, हम आपसे कितना लेंगे? 40 लाख रुपए के टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी। तो वो दोनों को मतलब अपने हिसाब से। अब चूंकि अगर स्पेशल कैटेगरी है तो वो भी जीएसटी जमा कर देगा, और जो स्पेशल को छोड़ करके जो शेष और भी स्टेट आता है वो भी अपना जीएसटी आसानी तरीके से जमा कर देगा। इन दोनों में किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं हो। भाई गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को दोनों लोगों से लेना, 20 लाख वालों से भी लेना है और 40 लाख लोगों से भी लेना है, लेकिन एक मैंडेटरी कर दिया गया कि इतना तक होना चाहिए। अब क्या 40 लाख, अगर 40 लाख इनकम नहीं हो पा रही है, टर्नओवर नहीं हो पा रही है, तो ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा? तब भी कराएगा, लेकिन एक अनिवार्य कर दिया गया कि आपको 40 लाख होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए, एक अनिवार्य कर दिया गया। और ये गवर्नमेंट के अथॉराइज के थ्रू ये काम करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए यहीं तक शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से, ठीक है?